हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और लास्ट इंडक्शन। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में क्या क्या होती हैं, क्या कैसा है, सब देखेंगे। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये है Q1 चार्ज, एक ये है Q2 चार्ज। ठीक है। चार्ज है, चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इनके बीच की जो दूरियां हैं, ये दूरियां आ रहा है। अब इसमें क्या है ना, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, यानी Q1 Q2 पर एक अपना फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। तो जो वो फोर्स जो होंगे इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। आगे हम उस बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। लेकिन ये फोर्स होते क्या है, देखो, ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के मल्टीपल के। और जब फोर्स होता है ना, एक और चीज़ होता है, ये जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, वो भी अपॉन में, इनवर्सली में। तो 1/r² हो गया। ठीक है। ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो भैया जब प्रोपोर्शन का जो साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी का, जब ये हटता है तो वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो आएगा F = K Q1 Q2/r²। तो यही होता है कूलॉम्बिक फोर्स, यही होता है। ठीक है। तो देखो, इसको हम बॉक्स में रख देते हैं। तो ये K क्या है, K जो है, K कांस्टेंट है एक, और K की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। पहली वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और दूसरी वैल्यू होती है 1। तो एमकेएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और जो सीजीएस सिस्टम होता है CGS, उसमें वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब बात आती है कि भैया जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब परमिटिविटी जो होता है, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परमिटिविटी ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एप्सिलॉन, दूसरा होता है एप्सिलॉन नॉट और तीसरा होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है ना। अब एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम एक और नाम देते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, कलर चेंज। अब इसमें पहले वाले उस पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो K है ना, जैसे मान लो ये फोर्स है, फोर्स का अब यहाँ यूनिट भी देख लेते हैं। जब फोर्स होगा, फोर्स का यूनिट जो होगा न्यूटन होगा। ठीक है। तो तुम देख लो, जब यूनिट के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं ना, देखो वहाँ यूनिट लिखना था इसलिए यहाँ यूनिट बताना पड़ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो K = हो जाएगा F r² Q1 Q2, होगा कि नहीं होगा।
अब इसका यूनिट का जब बात किया जाए ना भैया, यूनिट के का यूनिट का, तो क्या हो जाएगा, वैसे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा न्यूटन में, ये तो न्यूटन में आएगा भैया, क्योंकि ये फोर्स जो होगा न्यूटन में होगा। तो यदि के का यूनिट पता करना हो, के किस यूनिट का होगा, तो देखो एफ मतलब फोर्स न्यूटन में होगा, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो भैया जो के का यूनिट आएगा, के का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, अब तुमको पता है कि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी इस एप्सिलॉन की किसी भी वैक्यूम में हो, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब जब मीडियम की बात आती है ना, तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी, तो हर मीडियम की अलग अलग एप्सिलॉन होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। सबकी वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है। यदि इसके यूनिट की बात की जाए तो सेम यूनिट होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन आ रहा है, अब एप्सिलॉन आर में क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो यूनिट तो सेम ही होगा, यूनिट सेम होगा क्या, यूनिट लेस होगा ये, पता है क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव है। कोई भी टर्म यदि रिलेटिव होता है ना, तो उसकी जो यूनिट होती है ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, एक गड़बड़ चल रहा है, हो गया। एप्सिलॉन नॉट ये होता है वैक्यूम वाला, ठीक है। और ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन हो गया, यहाँ पर आए तो पता लगा। अब एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि देखो इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और नाम से पुकार सकते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब एप्सिलॉन आर ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर की जो रेंज हो गया ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट। हाँ, अब एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है एयर के लिए वो होता है 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ऐसा रिवाइज कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेस रखे हैं आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा कूलम्बिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर रहेगा, ये न्यूटन में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो के होता है के कांस्टेंट बोलते हैं, ये कौन सा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो के की वैल्यू 2 होती है MKS में 9 × 10⁹ और
जो सीजीएस में 1 होती है, ठीक है। के क्या यूनिट देखा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। परमिटिविटी 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम के लिए है, दूसरा हो गया मीडियम के लिए एप्सिलॉन, तीसरा हो गया एप्सिलॉन आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कैसे यहाँ पर हम लेकर आए हैं इसका यूनिट, ये भी आप लोगों ने देखा। एप्सिलॉन इसका भी यूनिट सेम ही होगा, बस मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। जैसे लाइट में पढ़ते थे हम, म्यू की वैल्यू चेंज होती थी, हर मीडियम में अलग अलग म्यू की वैल्यू होती है, वैसे ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, रेशियो होता है। और कोई भी चीज़ जब रेशियो में होती है और सेम यूनिट की है तो यूनिट लेस तो होना लाजमी है, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा कि एप्सिलॉन आर जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, ध्यान रखना क्वेश्चन में आगे आएगा, ठीक है। और मेटल के लिए एप्सिलॉन आर क्या होगा, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, तो इसका जो रेंज हो गया 1 से इनफाइनाइट के बीच में हो गया। एयर के लिए एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए लगभग 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पर 1 मान लेंगे मीडियम के लिए, तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम का है, ये मीडियम का है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम आएंगे, ये मीडियम के लिए है, एप्सिलॉन इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, कूलम्बिक फोर्स हमने क्या देखा था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये फोर्स जो है ना, फोर्स जो है ये फोर्स इन एयर है, एयर में या वैक्यूम में बोल सकते हैं, वैक्यूम में भी बोल देंगे, एयर में भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स वैक्यूम में है या एयर में है, दूसरी ये बात कि जैसे मान लेते हैं कोई मीडियम आ गया, फोर्स इन एयर बोल दो, एयर यहाँ पे बोलो, फोर्स इन एयर। अब यहाँ फोर्स इन मीडियम बोल देते हैं, मीडियम। अब मीडियम बोलेंगे तो क्या होगा, 1/, अच्छा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा होगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/एप्सिलॉन आर ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एफ एयर अपॉन एफ मीडियम कर लेते हैं, इसे कर लिया हमने, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 1 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये और ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/1 एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि F फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से एक चीज़ निकलती है क्या, हमें पता है कि एप्सिलॉन आर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है,
हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता है? अभी पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि देखो यदि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा तो यदि एयर में यदि जो फोर्स लगेगा या वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको यदि एप्सिलॉन आर से डिवाइड करते हैं तो फोर्स निकलता है किसका? मीडियम का। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो मीडियम में जो फोर्स लगेगा, चाहे वाटर हो गया, चाहे अल्कोहल हो गया, या एसीटोन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, कीचड़ नहीं ठीक है, किसी भी मीडियम में फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा? कम ही होगा, क्योंकि यहाँ देखो डिवीजन में जा रहा है एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। और कितना टाइम कम होगा? एप्सिलॉन आर टाइम कम होगा जो फोर्स एयर में लगेगा उससे। किसका फोर्स? जो फोर्स मीडियम में लगेगा। ओके, समझे कि नहीं समझे? यानी कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। इससे एक चीज़ निकलती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यही बात बताने के लिए हम पूरा परमिटिविटी पढ़ लिया हम लोग, मीडियम, ठीक है ना। मतलब जो भी कूलम्बिक फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। देखो मीडियम चेंज हो जाएगा ना तो एप्सिलॉन आर टाइम जो फोर्स होगा वो कम हो जाता है इन कंपेयर टू एयर, ठीक है। यहाँ तक बात पहुँची। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है यहाँ पे एक चार्ज है जो एक क्या बोलूँ, एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सेंटीमीटर का। तो आप बताइए दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, कितना कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। Fe बता दीजिए आप। तो क्या करेंगे हम? Fe क्या होता है? Fe इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो क्या करेंगे? K की जगह हम क्या लिखेंगे? जो भी सॉल्व करेंगे MKS में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो K की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, फिर इंटू Q1 की वैल्यू क्या आएगा? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो होता है उसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, अपॉन कर दिया। अब आ गया अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं? किलोमीटर में लिखेंगे? नहीं, मीटर में लिखेंगे। तो मीटर में लिखेंगे तो 0.1 आएगा। इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सब कर लिया हमने। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है वैल्यू Fe इक्वल टू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 19 अपॉन ये हो गया आपका 0.01, यानी कि 10 टू पावर ये हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है ना इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 10 टू पावर -2, और जो ऊपर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी +2, ठीक है। तो ये आ गया आपकी 16 256 2.56 इंटू 9। तो यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ? तो हो जाएगा 2.56 इंटू 9, 9 छके 54, डायरेक्ट लिखते हैं तो आ जाएगा 2.56 इंटू 10 टू पावर 19 दूनी 38 में से 11 गया, कितना बचा? पावर में माइनस में आ गया 7 और 2 -27। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 टू पावर -26 न्यूटन, ठीक है। इतना आंसर आने वाला है इसका। उसको तुम लोग सॉल्व करके देख लो, ठीक है। 25 9 225, ठीक है।
अब देखो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना भी इजी था। प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको समझो। देखो, समझने वाली बात इतनी चीज़ है कि प्रोटॉन, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, यहाँ भी हमने पॉजिटिव में लिखा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, लेकिन हमने यहाँ पर नेगेटिव में नहीं लिखा, पॉजिटिव में ही लिखा, ठीक है ना। देखो, जब भी देखो स्केल क्वांटिटी क्या होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है, ठीक है। जब तक वेक्टर की बात ना हो गई है, तहाँ प्लस माइनस चार्ज में लिखना ही नहीं है। यहाँ हमने क्या दिखा कि यहाँ पर केवल प्लस प्लस में लिखा है, ठीक है ना। जब भी वेक्टर की बात करें तब प्लस माइनस में जाना है, जब वेक्टर फॉर्म हो फोर्स का तब। यहाँ वेक्टर सब स्केलर में चल रहा है भैया, स्केलर में जब चल रहा है तो कोई भी डायरेक्शन की चीज़ें हम नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नहीं उसकी चीज़ें उसका वो लिख लेते हैं पहले कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कि जैसे कि हम उस जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम क्या कर सकते थे, डू नॉट यूज साइन, साइन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। साइन का यूज नहीं करें क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो साइन केवल स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो साइन का क्या यूज ही है वहाँ पे, इसलिए साइन का यूज नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव में लेंगे। अच्छा, ये बताओ, दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा। जो हमने फोर्स निकाला है ना, एफ की वैल्यू जो निकाली है, F इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन, ये अट्रैक्शन की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है, अट्रैक्शन की वैल्यू है। एक चीज़ इसमें अगर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मिनिमम फोर्स बताइए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगा, तो भैया ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पर ये फोर्स क्या है, अट्रैक्शन है। यदि यहाँ प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता ना, फिर भी फोर्स कितना आता है, इतना ही आता, और वो उस समय क्या होता, रिपल्सन में होता, ठीक है ना। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हैं Q, उसका मास m है और चार्ज q है, और दूसरे का भी मास m है, चार्ज q है। कि आइडेंटिकल है तो चार्ज और मास दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब यदि F नेट क्या है, 0 है, दोनों के बीच एक सिस्टम बना, और इस सिस्टम में क्या है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो अब आपको बताना है स्पेसिफिक चार्ज बताना है। ये भाई स्पेसिफिक चार्ज कौन सी खेत की मूली है, ये जो स्पेसिफिक चार्ज होती है, ये होती है, इसको बोलते हैं Q/m, Q/m बोलते हैं, मतलब ये है स्पेसिफिक चार्ज। तो इसमें हमको Q/m की वैल्यू पता करनी है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ चार्ज है, इसका मास m है, चार्ज q है। यहाँ दूसरी पार्टिकल है जिसका मास m, उसका भी चार्ज q, ठीक है ना। अब किसी एक पार्टिकल को देख लेते हैं फोर्स से, क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, तो किसी एक पार्टिकल पर हम उस फोर्स को देख लेते हैं। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर ये चार्ज का जो लाइक चार्जेज हैं, दोनों प्लस प्लस मान लेते हैं, तो प्लस प्लस क्या है, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, तो भैया रिपेल करेंगे। तो इस पर इसके द्वारा जो चार्ज लगेगा वो इधर लगने वाला है, ठीक है ना। क्या उल्टा नहीं लगा, अरे ऐसे सीधा लगो यार, ठीक है ना। Fe हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी एक क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F, ठीक है। यदि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि हर बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स, दो ही फोर्स लग रहा है यहाँ पर, Fe और Fg, तो दोनों अपोजिट में है, तो दोनों अपोजिट है तो इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Fe इक्वल टू कर देंगे Fg, Fe इक्वल टू Fg कर देंगे, ठीक है।
तो एफ ई क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कर लेते हैं, कितना है क्वेश्चन में, आर है, ठीक है, अपन आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर, ये इसको लिखो थोड़ा सा, क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू जी 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा क्यू अपॉन एम इक्वल टू अंडर रूट 4 एप्सिलॉन नॉट जी। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो क्लास 9 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इसलिए 6.10⁻11 करके, ठीक है ना। -34 किस में आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट में आता है भाई, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इतना ही से इसके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में यही था। ये क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन में यही था, ठीक है। तो यहाँ हमने स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट करी है, ठीक है ना। देखो लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखो, उसके बाद से सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जब दोबारा रिवाइज करो तो क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को बिना देखे ही उसको सॉल्व करो, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, कूलॉम्बिक लॉ जो होता है, कूलॉम्स लॉ, ये किसके लिए वैलिड है, तो भैया ये वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। कूलॉम्स लॉ वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। ध्यान देना, अच्छी बातें हैं ये मैं बताने वाला जो है, और सोचने वाली बातें नहीं है, ठीक है ना, लॉजिकल बातें नहीं है, सही, पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तो F जो है, F इक्वल टू हो गया KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q, दूसरा एक चार्ज है Q या -Q, कोई भी चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है R, इनकी दूरियां R है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा भैया, तो कूलॉम्बिक फोर्स लगेगा KQ1 Q2 अपन आर स्क्वायर लगेगा। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। यदि मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, यानी कि ये चार्ज ऐसे, इस स्फीयर यहाँ पर है, मान लो एक इकलौता स्फीयर होता, इस पर चार्ज ऐसे लग रहता, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे चार्ज रहेगा, फिर ये इकलौता चार्ज है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R होती, तो यहाँ पर F डैश यानी कि फोर्स, कूलॉम्बिक फोर्स कितनी होगी, तो इसकी होगी आपका K, मान लेते हैं ये Q, ये भी Q है, Q अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब जब ऐसा हुआ, देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसका मतलब ये है ना कि कूलॉम्बिक फोर्स जो है, कूलॉम्स लॉ valid for both point charge, point and spherical charge। इतनी ठंड है ढंग से लिखा भी नहीं जा रहा है, स्फेरिकल चार्ज ट्राई करते हैं अच्छा लिखने की, स्फेरिकल चार्ज यानी कि ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना, ठीक है। ये दोनों क्या है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। अब मान लो ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज दोनों में जो कूलॉम्बिक लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो बिहेवियर है सेम है। कैसे सेम है, जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो यहाँ जो चार्ज होगा ना, इसका जो फोर्स होगा देखो यहाँ पर चारों तरफ लगेगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना, चारों तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है पॉइंट चार्ज के लिए।
अब स्फेरिकल चार्ज देखा जाए ना, तो ये स्फेरिकल है, मान लो स्फेरिकल है, इस पे प्लस चार्ज है, तो भैया इसका भी क्या करेगा, इसका भी कहीं भी इधर फोर्स लगेगा, चारों तरफ फोर्स लगने वाला है, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये है स्फेरिकल चार्ज। इन दोनों का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो दोनों सेम है। इलेक्ट्रिकल चार्ज बिहेवियर दोनों का सेम है। इलेक्ट्रिकल चार्ज बिहेवियर दोनों का सेम है। इसका भी क्या है, स्फेरिकल है, इसका भी स्फेरिकल है। इसीलिए कह रहा हूँ कि दोनों में वैलिड हो जाता है कौन सा, कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। अब मान लेते हैं दूसरा, देखो जैसे मान लो कि मैंने ले लिया क्या, लैम्डा ले लिया, ये तो वॉल्यूम का लिया था ना, ये लैम्डा ले लिया, तो इसमें क्या होगा, लीनियर होगा, ये लीनियर होगा, चारों तरफ नहीं है, ये सिलिंड्रिकल हो गया, सिलिंड्रिकल चार्ज बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल चार्ज बिहेवियर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो ये लैम्डा सरफेस जो होगा इसका, यदि सिलिंड्रिकल हो जाएगा तो ये और ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। ये तो हो गया तुम्हारा सिलिंड्रिकल हो गया, यहाँ चेंज करते हैं यार, काला काला सब चल रहा है। ये तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल होगा बिहेवियर, और ये सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है ना। तो ये बताओ कूलॉम्स लॉ इसमें फॉलो होगा, इसमें नहीं होगा। कारण यही होगा कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है, यही कारण होता है, ठीक है ना। एक चीज इसमें एक और एडअप कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि स्फीयर है ये, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पास में एक और स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, इस पर भी एक चार्ज है, तो दोनों पे यदि प्लस प्लस चार्ज है ना, तो प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है। जब रिपेल करेगा ना तो चार्ज दूर दूर भागेगा, जब चार्ज दूर दूर भागेगा, एक में चार्ज दूर भाग, दूसरे में भी चार्ज दूर भागेगा, ठीक है ना, दूसरे में दूर भागेगा। जब रिपल्सन होगा तो मान लो शुरुआत में क्या था कि यहाँ और यहाँ था, इसका शुरुआत में पॉइंट जो था सेंटर का यहाँ था, लेकिन बाद में जो सेंटर का जो पॉइंट है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा, इसका पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पहले जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो आर था, वो अब बन जाएगा, कितने हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। यानी कि जो इसमें जो फोर्स लगेगा, जो होने का मतलब आर डैश इज ग्रेटर देन आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इफेक्टिव जो है बढ़ गया, देन फोर्स घट गया। कैसे, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो जैसे ही ये R बढ़ा तो F को घटना ही था भैया, F को घटना ही था, क्योंकि R इफेक्टिव जो R डैश है ये कम हो जाएगा, कारण यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन यही हो सकता है कि F इक्वल टू F डैश ग्रेटर देन F, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि F डैश लेस देन F, तो भाई जो F डैश होगा वो कम होगा F से, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो R इफेक्टिव है वो बड़ा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, दूरियां, इसीलिए क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में एक दूसरा चीज लेते हैं कि एक पॉजिटिव के लिए था, अब दूसरा लेते हैं कि मान लो एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर, दोनों मेटेलिक स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले में रिपल्सन हो रहा था, ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर रिपल्सन होगा भैया, रिपल्सन, ठीक है, ठीक है। अब अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि जो आर इफेक्टिव है वो हो जाएगा कम, तो इससे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा दोनों के बीच
बड़ा। मान लो यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, तो F बढ़ जाएगा। पहले मान लो क्या था, R था, अब R डैश हो गया, तो यहाँ F क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपन R डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ R डैश कम हो गया है, तो फोर्स की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा था ना वहाँ पे, एप्सिलॉन जो पहले वाले सेकंड वाले शायद में था, यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, नो इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एयर वाला, हाँ ये वाला जो था ना, फोर्स इन एयर अपन फोर्स इन मीडियम, ठीक है ना, इसका रेशियो एप्सिलॉन आर था। अब यहाँ भी देखा गया था, हमने बोला था कि इस पर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इधर पीछे आया हूँ कि जो मीडियम में जो फोर्स लगता है और एयर में जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, मीडियम में फोर्स कम हो जाता है कितने टाइम, एप्सिलॉन आर टाइम कम हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। पहले हमने क्या देखा था कि एफ मीडियम जो होता है, एप्सिलॉन आर टाइम, नहीं क्या लिख दिया यार, जो एयर में फोर्स होता है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन आर टाइम होता है मीडियम में फोर्स। ठीक है ना, ये हमने देखा था, हम बड़ा अच्छे से समझ में भी आ गया था। अब एक चीज़ इसमें और आती है, इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो मीडियम में जो फोर्स होती है ना, वो कम हो जाती है। तो बोलते हैं मीडियम में फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी भी मीडियम में जाएंगे हैं, एयर के अलावा कोई मीडियम में गए तो एयर से उसमें कमी आती है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा, इधर कहाँ लिख दिया, ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया जो मीडियम में जो रेडियस है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, और जो एयर में दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी है, इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर एयर एंड आर मीडियम, इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये तो पता कर लिया भैया, फोर्स में रिलेशन कर लिया, लेकिन मीडियम में रिलेशन कैसे करेंगे, तो पता है इसको ऐसे करेंगे। देखो, जैसे मान लेते हैं कि जो एयर है ना, वहाँ जो फोर्स लग रहा है और जो मीडियम में फोर्स लग रहा है, वो दोनों को मान लेते हैं इक्वल, मीडियम में और एयर में। अब पता चल जाएगा कि इक्वल मान रहा है। ठीक है, तो एयर में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं चार्ज, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर डिस्टेंस मान लिया दोनों के बीच में, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन आर डैश, क्योंकि मीडियम में गया तो मीडियम का आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो, काटो, काट पीट करो भैया, काट पीट, ये 4 पाई, अरे कहाँ गया भाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट के एप्सिलॉन नॉट, अब क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर भी कट गया। अब यहाँ पर आ गया 1/r स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर डैश का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा भैया, एक मिनट, एप्सिलॉन आर स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर जो एयर का है इक्वल टू एप्सिलॉन आर डैश का स्क्वायर, तो आर हो गया अंडर एप्सिलॉन आर आर डैश। ठीक है ना, तो यानी कि आर इन एयर इक्वल टू अंडर एप्सिलॉन आर टाइम इंटू रेडियस ऑफ मीडियम, रेडियस अरे यार डिस्टेंस बिटवीन
चार्जेज इन मीडियम, ठीक है ना, रेडियस लिख दिया है, ठीक है। इसी यहाँ पर आ जाए। अब थोड़ा सा अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो गया कैसे हो गया, इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे ना, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम, जैसे कि क्या हुआ, हमको पता है कि जो एप्सिलॉन आर होता है 1 से बड़ा होता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा, ठीक है ना, जो भी होगा। अब देखो जो रेडियस डिस्टेंस, जो दूरियां हैं एयर में और दूरियां मीडियम में, मीडियम की जो दूरियां होंगी ना, कम होंगी, मीडियम की दूरियां कम होंगी क्योंकि दोनों इक्वल मान लो है। तो ये मान लो 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये हो गया कितना, 10 हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि मीडियम वाली कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और एयर वाली क्या होनी चाहिए, दूरियां ज़्यादा होनी चाहिए। तो भैया कैसे करें इसको, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और आर मीडियम 5 सेंटीमीटर, आर एयर पता करना है। तो भैया देखो, आर एयर सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट इसको पता करेंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अंडर रूट 10 और क्या हो जाएगा इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 अंडर रूट 10 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अरे ये क्या मैं बोल रहा हूँ यार, हाँ सही तो है, आंसर सही है इसका, आंसर सही है। जैसे मैं बोलूँ कि यदि एप्सिलॉन आर है 16 और आर मीडियम है 5, तो आर एयर कितना होगा, तो आर एयर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 इंटू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, ठीक है, समझे कि नहीं, चमका कि नहीं। अब कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लेते हैं कि कूलम्बिक फोर्स में क्या होता है, कि कूलम्बिक फोर्स जो होता है, कूलम्बिक फोर्स ओबे ओबेज एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ को ओबे करता है। कैसे करता है, अभी एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे। दूसरा है कूलम्बिक फोर्स नॉट affected by other member in the system। तीसरा क्या है, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है चार्ज के बीच में, यानी कि कूलम्बिक फोर्स इज द म्यूचुअल म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज, बिटवीन द चार्जेज। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक, जैसे राम, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो यदि मानते हैं कि अब इस Q2 चार्ज को लेते हैं, इस पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, ठीक है, Q1 चार्ज की वजह से। तो यदि कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा तो पॉजिटिव मान के चलते हैं कि यानी कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस हैं। Q2 पर Q1 ने फोर्स लगाया, तो ये बताओ कि इसको दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, कि भैया दूर भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F2 लिखेंगे। F2 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन
चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1, इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब ये जो Q2 है ना, वो अपने आप पर फोर्स नहीं लगाएगा, कोई अपने आप पे फोर्स नहीं लगाता है, ये Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा। अच्छा, Q2 Q1 पे कैसे लगाएगा, ये भी दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, या दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको धक्का देगा, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ऐसे ऐसे लिखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यहाँ पर Q2 ड्यू टू Q1 ऐसे लिखो मैंने, ठीक है, ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेते हैं, ये तो दो चार्ज का सिस्टम था, अब तीन चार्ज का सिस्टम लेते हैं। जैसे कि मान लिया हमने ले लिया तीन चार्ज का सिस्टम, सिस्टम Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा कि Q3 पर चार्जेज कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो Q3 पर Q2 के द्वारा फोर्स लगाया गया, दोनों सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q2 Q3 पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, तो राइट साइड में लगाएगा। क्यों लगाएगा राइट साइड में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे, अब ये तो लगा लिया फोर्स, अब Q1 लगाएगा, Q1 Q3 पर कैसे लगाएगा, ये भी दूरी भगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, यानी Q3 पर फोर्स दो लगता है, Q2 के द्वारा और Q1 के द्वारा, Q3 अपने आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि क्या F31 और F32 क्या दोनों इक्वल है, नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स जो होता है चार्जेस पे भी डिपेंड करता है, चार्जेस और उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस अलग अलग है इसीलिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो पहला क्वेश्चन था ना इसमें, ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें मैं बोल सकता हूँ कि F2A F12 दोनों इक्वल है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, देखो यहाँ देखो इसको, कंक्लूजन में चलते हैं, मैं बोलूंगा फ्रॉम एग्जाम्पल फर्स्ट से कंक्लूजन कर लेते हैं। इसे देखो F12 इक्वल टू है F21, ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ठीक है। अब F12 वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F2 आंसर आएगा, ये वेक्टर की बात हो रही है। अब देखो जो ऐसा था ना, दिखाई देता हूँ यार, ये क्वेश्चन था, अब इसमें क्या रहा है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, F2 है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, एक मिनट, Q2 Q1 पे फोर्स लगा F2 है। अच्छा, दोनों जो फोर्स लगाएंगे ना, और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम रहते हैं, मैग्नीट्यूड में फोर्स सेम, यानी कि F12 इक्वल टू F21 होगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ये बात सही हो गई, ठीक है। लेकिन इसका जो वेक्टर फॉर्म है ना, उसमें यहाँ निगेटिव लगा है, ये निगेटिव क्यों लगा है, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये लगाया गया है, क्योंकि यदि ये नहीं रहता तो वेक्टर में क्या होता, मैग्नीट्यूड तो सेम होता, डायरेक्शन बदल जाता, डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक का इधर है एक का इधर है, एक का ईस्ट एक है वेस्ट है, तो क्या करते हैं एक में माइनस लगाना जरूरी है ताकि डायरेक्शन भी सेम हो जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर एक और कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन नहीं निकलता है कि जैसे कि Q1 और Q2 दो बॉडी है, टू चार्ज है। एक्शन रिएक्शन पेयर कब लगता है कि फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडी पर लग रहा है, दोनों बॉडी पर अपोजिट लग रहा है, अलग अलग दोनों बॉडी पर अपोजिट लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम है, अपोजिट भी लग रहा है, और दो यहाँ पर चार्जेज है, यानी कि दो पार्टिकल हैं, दो बॉडी है, ठीक है ना। तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये हुआ कि Q3 पर जब फोर्स लग रहा है Q2 का ना, तो इसमें Q1 का कोई रोल नहीं है भैया, क्योंकि Q2 Q3 पर फोर्स तो लगा दिया, उसको भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, फिर Q1 Q3 पर फोर्स लगा दिया, वो भी स्पेसिफाई कर दिया। अलग अलग सब अपना फोर्स लगाएंगे, Q2 का फोर्स Q1 से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। अब दूसरी बात ये ले लो, दूसरी बात तो इसमें एक और चीज आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड में सेम होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्जेज है Q1, यहाँ पे चार्जेज है Q2, ठीक है ना। ये इधर फोर्स आएगा F ऑन टू ड्यू टू वन, यहाँ पे हो जाएगा F ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है ना। तो Q1 एंड Q2, ये जो चार्जेज है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, एनी चार्जेज, कोई भी चार्जेज हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, एनी वैल्यू की हो सकते हैं, एनी मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? जैसे मान लो Q1 हो गया, एग्जांपल लेते हैं, Q1 हो गया तुम्हारा 1 माइक्रो कूलम, ये हो गया 500 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हुआ कि नहीं हुआ। अब बात ये है ना कि ये 1 माइक्रो कूलम है, ये 500 माइक्रो कूलम पर फोर्स लगाएगा, वो इधर लगेगा। अब वो फोर्स कितना होगा, फोर्स इतना होगा 500 इंटू 1 माइक्रो, एक ये हो जाएगा के, Q1 कितना है 500 माइक्रोकूलम, ये कितना है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपॉन आर मान लेते हैं, डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यही बात हुई ना कि 500 माइक्रोकूलम पे फोर्स लग गया, अब 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगेगा किधर, इधर लगेगा, ठीक है। वो कितना होगा कि के 1 माइक्रोकूलम 500 माइक्रोकूलम अपॉन आर कितना 0.1 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये फोर्स कैसा है, सेम है कि नहीं है कि नहीं सेम। यानी एक्शन रिएक्शन पेयर में होता क्या है, मतलब दो बॉडी होता है, उस पर दोनों तरफ अपोजिट मैग्नीट्यूड के फोर्स लगते हैं, तो अब अपोजिट मैग्नीट्यूड के फोर्स लग भी रहे हैं, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, अपोजिट है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। लेकिन सबसे इसमें अच्छी बात यह है ना कि चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, 1 माइक्रोकूलम हो या 1000 तो 1 लाख माइक्रोकूलम दूसरा वाला चार्ज हो, तो चार्जेस जो होंगे ना 1000 माइक्रोकूलम पे उतना ही लगेगा जितना कि 1 माइक्रोकूलम पे लग रहा है भाई, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया ना, अब तुमको पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, F12 अपॉन F21 इज इक्वल टू 1:1 हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता होगा ना भाई, वो सबसे पहले Q1 पर Q2 का फोर्स निकालेगा, Q2 पर Q1 का फोर्स निकालेगा, उसके बाद तो उसको रेशियो करेगा, रेशियो करने के बाद उसका आंसर आएगा कितना 1:1। तो तुम डायरेक्ट करो भाई, ठीक है ना। अरे नीट में टाइम मिलता है, डायरेक्ट ही मारो, ठीक है, ठीक है।
अब इसके बाद से है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। अब हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम। कूलॉम का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है भैया, हमें पता है, क्या चीज पता है कि जो फोर्स होता है, ये होता है फोर्स इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यदि फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो गया सर, वेक्टर फॉर्म इधर हो गया तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इधर भी वेक्टर लगाना जरूरी है। तो इस यहाँ पर जो वेक्टर लगेगा, यूनिट वेक्टर लगेगा आर कैप। आर कैप क्यों लगेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। अब आर कैप में डायरेक्शन होता है, देखो यदि एफ में डायरेक्शन हो गया तो आर कैप में डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन दोनों जगह सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें पता है कि आर कैप की जो वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे क्या होगा, आगे आगे होगा एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर। ये हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है ना, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा किसका, कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली कौन सी बात है भैया, कि यहाँ जो चार्जेज का जो साइन होगा ना, उसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, सब कुछ स्केलर फॉर्म में ले रहे थे। वहाँ जो पहला जो इलेक्ट्रोस्टैट का जो पहला अपना एग्जाम्पल था, उसमें हमने क्या करा था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के जो चार्जेस थे उसको हमने करा था विदाउट साइन। लेकिन यदि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आ जाए ना, तो एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना चार्जेस वाला भी ऑप्शन होता है, बिना साइन वाला भी ऑप्शन होता है, और साइन वाला भी ऑप्शन होता है, तो वही कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में पूछे तो चार्जेस को विथ साइन पुट करना है, पुट चार्जेज विथ साइन, प्लस वाला है तो प्लस में, माइनस वाला है तो माइनस में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, पुट करना। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो आर वेक्टर होता है ना, ये आर वेक्टर, ये क्या होता है, इसको क्या क्या पुट करेंगे इसको, तो इसका ये है कि देखो, जब तुम बुक्स पढ़ोगे ना, बुक्स में कंफ्यूज कर देगा ये आर वेक्टर को ना, पक्का कंफ्यूज करेगा, लिखेगा कि R21 माइनस R12, R21 माइनस R21 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर। अरे क्या करूं, किसी में 12 लिखा है, 21 लिखा है, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सिंपल तरीके बताता हूँ, R इक्वल टू R टारगेट माइनस R सोर्स। देखो, टारगेट का मतलब होता है ना कि जिस पर फोर्स लग रहा है। टारगेट का मतलब क्या होता है, टारगेट का मतलब होता है जिस पर फोर्स लग रहा है, उसमें से किसको घटाना है, जिसके वजह से फोर्स लग रहा है। यह क्या है, जिसके अरे क्या होगा, चलो भैया तुम वहां पे दिक्कत कर रहे हो, जिसके वजह से फोर्स लगा, तो क्या है, सोर्स है। ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा कैसे हुआ। इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन द वेक्टर फॉर्म
विल बी, ये पता है, ये नीट का क्वेश्चन है सर, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा करते हैं। अब हमें पता है कि एफ वेक्टर इक्वल टू होता है के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है कि नहीं होता है? ठीक है। इसमें इसमें बोला है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना सर, कि देखो, अब हमें हाइड्रोजन एटम की बात बोल रही है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और चार्जेस के मामले में प्रोटॉन का चार्ज जो होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ प्लस माइनस की खेल खेलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन जो होता है चार्ज का होता है। तो यहाँ जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये माइनस कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉन के क्यू वन क्यू टू आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो ई होता है प्लस में, और इसका होता है माइनस में ई, यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आंसर पता है किस में दिया था, -ke² आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये ऑप्शन में था, ऑप्शन में भी था कि ke² आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये भी था भैया, ऑप्शन में ये भी था ke² अपॉन आर स्क्वायर, ये भी ऑप्शन में था। ये भी ऑप्शन में था ke² आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन में था। और एक और ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस का। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएंगे, ये हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब वैल्यू जब भी वेक्टर फॉर्म में पूछे ना, तो साइन तो हमेशा पुट करना है, ये साइन भूल के क्वेश्चन सॉल्व करना ही बेकार हो गया फिर। अब एक क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है। अच्छा जानते हो, आईआईटी के जो पुराने क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो नीट में आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो आईआईटी में छोटे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, उन्हें भी देख लिया करो एक बार। ठीक है। तो इसमें एक चार्जेज है, चार्जेज क्या है, आईआईटी का क्वेश्चन है तो सेम टू सेम ही लेंगे ना। अब पूरा रामायण तो नहीं लिख रहा मैंने, उसको आधा अधूरा ही लिख लेते हैं, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि Q1 इक्वल टू है 4Q, ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं इसको। Q1 इक्वल टू 4Q है, Q2 इक्वल टू -Q है, और Q1 चार्ज का पोजीशन है 4,5,2, और Q2 चार्ज का पोजीशन है 1,1,1। तो हमें पता करना है फोर्स ऑन Q1 पे फोर्स पता करना है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, हमें चार्जेस पता है। अच्छा ये पता है ना, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। सबसे पहले हम आर वेक्टर पता करते हैं कि आर वेक्टर जो है, इसको ये पता करेंगे, ये दोनों पता है हमको, ये हमको पहले से पता है। और यदि आर वेक्टर पता चल गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर पता करते हैं। तो आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर टारगेट माइनस आर वेक्टर सोर्स। देखो सोर्स और टारगेट लिख के करोगे ना, तो ये तो पक्का होगा कि तुमको समझ में भी आएगा और भूलोगे भी नहीं। टारगेट क्या है, तो भाई फोर्स जिस पे निकालना है, जिससे फोर्स लग रहा है, वो हमारा टारगेट होता है। Q1 क्या है, हमारा टारगेट है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन क्या है इसका, हाँ, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अरे ये तो पता होगा, 12th में आ गए भाई, वेक्टर है। चलो वेक्टर भी हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर, इसी साल से दोनों 4-5 महीने में कंप्लीट कराना है। तो माइनस सोर्स क्या है, सोर्स Q2 है, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। आगे आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ आर कैप क्या हो जाए, एक मिनट, 2 है ना, एक काम करते हैं, चेंजिंग करते हैं इसमें, यहाँ 1 रखते हैं, तो यहाँ से ये कटा जाएगा।
ये हट जाएगा क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आर वेक्टर हमारा आ गया 3i प्लस 4j, क्योंकि ये निकालने में आसानी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में 1 था, 2 लिख दिया था, ठीक है। तो आर वेक्टर आ गया। अब आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर जो होगा वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू हो गया 5 आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम फोर्स में, तो कर लेते हैं। तो एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा के, Q1 कितना हो जाएगा -4Q, और Q आर वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j अपॉन आर कितना है 5। के की वैल्यू पुट करोगे, के की वैल्यू पुट करो, सबको सॉल्व करो, आंसर ला। यहाँ पर एक क्यूब में था, ठीक है ना, आराम से आंसर इसको ला सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आज चाइना तिब्बत में भारी भूकंप आया है, बहुत लोग मारे गए हैं। चलो देखो, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लो क्या होता है ना, किसी भी चार्जेज पे, यहाँ चार्जेज की बात करें क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो किसी भी चार्जेज पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, तो उसी पूरे फोर्स को जोड़ दो तो वो हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक है ना। एफ नेट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, हमने वेक्टर में पढ़ा भी है, यदि यहाँ पर वेक्टर में प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे वेक्टर वाला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वहां पे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी उसको उसे भी साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान लेते हैं चार्जेज है, और चार्जेज पे क्या लग रहा है कि भाई ये F2 फोर्स है, दो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, इसमें जो नेट फोर्स होगा वो फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा एफ नेट, ठीक है ना। एफ नेट से F1 की अल्फा मान लेते हैं, और ये क्या मान लिया हमने, ये थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें हैं जो पढ़नी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, ठीक है। तो क्या पढ़नी है देखते हैं इधर, जैसे कि मान लो कि एफ नेट का जो वैल्यू है, एफ नेट का, एफ नेट जो आएगा वो हमने क्या पढ़ रखा है वेक्टर में, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दोनों फोर्स F1 और F2। यहाँ पर F1 है, F1 वेक्टर नहीं है, F2 है, F2 वेक्टर नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड में सारे लिए गए नंबर, ठीक है ना। तो ये F नेट पता करना है मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। यदि अल्फा पता करना हो ना, तो 10 अल्फा इक्वल टू होता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ यदि थीटा पता हो तो आराम से कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो कि थीटा जो है, थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, अब एफ नेट की बात हो रही है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 1 हो गया, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, तो हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, यानी कि F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे यार, ऐसे आ गया भैया, देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 आया, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, अभी होल स्क्वायर है तो फिर ये आ जाएगा ना फिर, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि थीटा की वैल्यू हो कितना 90 डिग्री हो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो हो जाएगा आपका
cos 90 की वैल्यू आ गई 0, तो एफ नेट जो हो गया आपका हो गया अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अब तीसरी बात है थीटा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया तो -1 हो गया, cos थीटा की वैल्यू cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, तो एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी f1 माइनस f2 मॉड में, ठीक है ना। तो ये हो जाए, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना ये सब वेक्टर की बातें हैं। यदि कोई वेक्टर अच्छा से पढ़ा होगा ना तो इसको सारी बातें आती होंगी, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि जो फोर्सेज लग रहा है F1 इक्वल टू F2 होगा, F के बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो यदि थीटा कितना है 60 डिग्री है तो F नेट पता कितना होगा, √3f। यदि थीटा है 90 डिग्री तो F नेट पता कितना होगा, √2f। यदि थीटा है 120 डिग्री तो एफ नेट पता कितना होगा, एफ के बराबर होगा। ये सब चीजें ना प्रैक्टिस करोगे ना पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें रखा वाला नहीं है कोई चीज, रॉकेट साइंस थोड़ी है, फिजिक्स है, सिंपल फिजिक्स है, ठीक है। तो F1 F2 ये हो गया, ये बात है। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चंस है। जैसे मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके के सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। सब पे चार्जेज क्या है, क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू चार्जेज है, ठीक है ना। अब इस चार्ज पे, ये वाला जो चार्ज है, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट निकालना है, क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो इस क्यू के द्वारा फोर्स लगाया गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स इस पे फोर्स लगाएगा दूर भगाने के लिए कि पास बुलाने के लिए, तो भैया दूर भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए दूर भगा दिया इधर। कितना फोर्स लगाएगा, तो लगाएगा, मान लेते हैं ये है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ए है, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। और ये फिर ये वैसे ही यहाँ फोर्स लगाएगा इधर, के Q1 Q2 तक क्यू है, क्यू स्क्वायर अपन एस, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम पहले बता चुके हैं कि F1 और F2 दोनों इक्वल है कि नहीं, और इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा एफ नेट जो होगा, एफ नेट तो इधर होगा, एफ नेट जो होगा √3f होगा, f कितना है, तो √3 k Q² अपन a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इक्विलैटरल ले लेते हैं, इक्विलैटरल ही लेते हैं सर, यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ माइनस क्यू लेते हैं, ठीक है। और इस पे लगाते हैं एफ नेट जो है पूछ रहा है बताइए। तो इसका एफ नेट जब पता करेंगे सर, रेड वाला, तो कैसे होगा कि मजे वाली बात मैं बताता हूँ, देखो इक्विलेटरल है, एक्स से मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो इस क्यू के द्वारा इस क्यू पे फोर्स लगेगा दूर भगाने के लिए कि पास बुलाने के लिए, दूर भगाने के लिए सर, तो दूर भग गया, तो हो जाएगा k Q² अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, पास बुलाएगा, तो कितना हो गया, अरे क्या हो गया, k Q² अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो है 60 डिग्री सब इक्वल है, नहीं ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। हमें पता है कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 डिग्री है, तो ये एफ नेट इधर आएगा,
एफ नेट, ये भी कितने होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी इतना होगा। ठीक है ना, इसका ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है, उसको देखते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 9 क्यू है, माइनस क्यू है, 16 क्यू है, और माइनस क्यू पर नेट फोर्स पता करना है। तो माइनस क्यू क्यू पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, 9 क्यू लग रहा है और 16 क्यू लग रहा है। तो ये जो 9 क्यू पर फोर्स लगेगा ना, ये 16 क्यू के द्वारा इधर लगेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू 16 क्यू अपॉन, ये इसकी वैल्यू कितनी है मान लेते हैं, इसकी 3x, इसकी 4x, नहीं इसको 4, ये 4 से कट जाएगा। हाँ ऐसा था क्वेश्चन। ओके 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 ओके। तो हाँ, ये 4x मान लेते हैं, ये 3x मान लेते हैं। ठीक है, अरे नीचे करो ना ऐसे, 3x, इसकी लंबाई 3x, इसकी लंबाई 4x, ये क्यों अपन 4x का होल स्क्वायर यहाँ हो गया। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो अपने पास बुलाएगा, पास बुलाएगा, कितना फोर्स लगा के बुलाएगा, तो के क्यू 9 क्यू अपॉन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो फोर्सेज होंगे 4 चौके 16, ठीक है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो सेम होता है, तो होता है, तो ये नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा कितना, ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 9 से कट जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर, 16 से 16 कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो दोनों फोर्स सेम है और भैया 90 डिग्री है, तो क्या होगा, एफ नेट इधर बनेगा, टिडी टिडी, एफ नेट, जब एफ नेट जो होगा ना, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल। आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आया था सर, यस सर ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आराम से हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चमक गया ना। एक और क्वेश्चन जो आईआईटी में भी आया, आईआईटी प्लस नेट दोनों में आ गया सर। क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सर, तो क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि एडिबिलिटी का क्वेश्चन है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इस प्रकार का है, एक्स कंपोनेंट बताना है हमको, वाई कंपोनेंट भी निकालेंगे सर। तो देखो यहाँ ओरिजिन पर -q1 चार्ज है, एक्स कंपोनेंट एक्स पर, एक्स एक्सिस पर q2 चार्ज है, और यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में -q3 चार्ज है, जो वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, और q2 जो चार्ज है ओरिजिन से b डिस्टेंस पे है। तो हमें बताना है कि, एक मिनट कैमरा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये देखो, तो q1 पर जो नेट फोर्स लगेंगे, जो भी फोर्स लगेंगे, उसका x कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा। तो इसको तो सॉल्व करते हैं सर, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया -q3, ये हो गया अपना q2, ये यहाँ पर हो गया q1 -q1। तो देखो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, बहुत मजा आएगा इसमें सर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस पे है, a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, इस पे फोर्स लगाएगा। जब इस पे -q3 -q1 में फोर्स लगाएगा, दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, दूर भगाएगा। क्यों दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज के हैं, एकदम दूर भगा दिया भैया, दूर भगा दिया। अब दूर भगाएगा तो फोर्सेज क्या होंगे, तो फोर्सेज होंगे के q1 q3 अपॉन a स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस प्लस की बात नहीं हो रही है,
ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो पूछ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से ये कर लेते हैं, ये थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री। तो यहाँ भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये ए है, इसीलिए यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर ये हो जाएगा बी। ठीक, अब यहाँ पर देखो, -q1 और q2, q2 ने -q1 में फोर्स लगाया, पास बुलाया कि दूर भगाया, पास बुलाया क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं, पास बुलाएगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्यू है q1 q2 अपॉन बी स्क्वायर। हाँ, बी स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। अब देखो, अब टोटल फोर्सेस, अब एक ध्यान देना है, एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है ना, तो एक्स पर फोर्स लग रहा है के q1 q2 अपन बी स्क्वायर, सही बात है सर। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये y के साथ -y एक्सिस के साथ थीटा पर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा। तो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा इधर, इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, कंपोनेंट इसका, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, एक मिनट, चेंज करो भाई पेन, हो जाएगा के q1 q3 अपॉन ए स्क्वायर, इधर cos थीटा तो इधर sin थीटा, तो sin थीटा। तो भैया x कंपोनेंट कितना हो गया, ये दोनों को मिलाकर होगा, कौन सा, के q1 q2 अपॉन बी स्क्वायर अपन के q1 q3 sin थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, सच में सर, यस यस, इतना अच्छा है। तो हो गया एफ एक्स, कितना हो गया, के q1 q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के q1 q3 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा भी लिख दीजिए सर। थीटा देखो, थीटा थीटा देखो, थीटा थीटा यहाँ लिखा नहीं पा रहा है, थीटा हो गया, आ गया थीटा, ठीक है, थीटा ए स्क्वायर हो गया, तो ये एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब कोई पूछ दे भैया कि एफ वाई कितना है, तो आप क्या करेंगे, एफ वाई पूछे तो क्या करेंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, तो ये एक्स वाला तो खत्म हो गया, वाई में इधर कितना आएगा पता है, ये हो जाएगा तुम्हारा के q1 q2 अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो, जब तुम वेक्टर पढ़ोगे ना, तो तुम्हें यह बताया जाएगा कि फोर्स हो कोई भी फोर्स हो, जिससे एंगल जिस एक्सिस से थीटा एंगल होता है, उसको, उस कंपोनेंट को कॉस लेते हैं, और जिससे थीटा से दूर होता है जो कंपोनेंट, जो एक्सिस, उसको हम साइन में लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा के q1 q2 है ना, q2 नहीं है भाई, q3 है, q3 कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि अब इसका तो केवल एक्स में ही है, क्यू टू का जो इन्फ्लुएंस है -q1 पर, के q1 q2 अपन बी स्क्वायर केवल एक्स में ही है, वाई में इसका नहीं होगा। तो ये वाई का हो गया, ये तुम्हारा एक्स का हो गया। ठीक है, मजा आया, मजा आया कि नहीं। एक आध क्वेश्चन एक ऐसे हैं, एक आध क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है, और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जब मजा आएगा उसमें। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन, ये समझ लो कि थ्योरी टाइप का ही है, ठीक है ना, थ्योरी टाइप का ही समझ लो भैया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि दो सिंपल पेंडुलम है, एक ये है और एक ये है, अब दोनों का मास m है, इस पे चार्ज q है, लेंथ जो है l है स्ट्रिंग का। इस क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, हाँ इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक, अब यदि ये बैलेंस्ड है, ये मान लो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है,
तो दोनों को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो इसमें मान लो x डिस्टेंस पर ये क्या इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो जा रहा है। तो पहली चीज क्या हो रही है, एट इक्विलिब्रियम, एट बैलेंस्ड कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे, कोई एक फोर्स पे कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ ई, नीचे लगेगा एम जी, और इधर लग जाएगा टेंशन, आपका टेंशन लग जाएगा टी। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इधर इधर थीटा हो जाएगा, और इधर टी साइन थीटा लग जाएगा, उधर टी, इधर टी थीटा है, टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा लगेगा, टी कॉस थीटा, टी का थीटा टी कॉस थीटा लग जाएगा, इधर लग जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक है, एफ ई है तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, नीचे एम जी लग गया, ठीक हो गया। बैलेंस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि यहाँ स्याही चेंज करते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी के बराबर, और टी साइन थीटा हो जाएगा, और टी साइन थीटा हो जाएगा एफ ई के बराबर जो है के क्यू स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या चीजें निकाल सकते हैं हम, इन दोनों से, इन दोनों को हम क्या करते हैं कि स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ऐड आफ्टर स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, ये तो वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, तो टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो टेंशन यहाँ आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो आप टेंशन निकालिए। अब इसमें दूसरा चीज क्या निकल सकता है कि टेंशन के बाद थीटा की वैल्यू, तो जो इक्वेशन 2 है, 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू होता है एफ ई अपॉन एम जी हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है टेन थीटा। अब ये टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी के। तो ये दूसरा हो गया कि आपका थीटा भी निकल गया और वहां आपका टेंशन भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई का क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे एम जी, एम जी हो गया के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी, तो ऐसे हो गया, टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब एक चीज और है, अब तीसरी चीज में ये आती है कि मान लेते हैं ना, जैसे ये था ऐसे था, ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं Q2 है। अब मान लो यहाँ पर Q1 जो है ग्रेटर देन है Q2 से। अब ध्यान से देना, समझने वाली चीज है यहाँ पे, देखो पहले भी बता चुका हूँ, दो चार्जेज हो, चार्जेज का कोई भी मैग्नीट्यूड हो, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर जो भी फोर्स की जो चीजें होंगी ना, एक्शन रिएक्शन पेयर होगी, यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर काम करेगा। जब एक्शन रिएक्शन पेयर काम करेगा सर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ दे ये चार्जेज क्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड चार्जेज क्यू से बड़ा है, चार्जेज Q1 का मैग्नीट्यूड चार्जेज Q2 से बड़ा है, तो बताइए कि थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा। तो ऑप्शन ए हो सकता है
ऑप्शन मान लो है θ1 इक्वल टू θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, तीसरा हो गया θ1 लेस देन θ2, चौथा हो गया कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है ना। तो जब ये इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, जब क्योंकि ये उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब Q1 Q2 एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो भैया Q जो θ1 है और θ2 है वो चेंज होने वाले नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है ना। अब चौथी बात यह है ना कि चौथी बात पे आ जाता है कि यदि M1 ग्रेटर देन हो M2 से, जैसे कि M2 है, ये θ1, ये θ2। अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अब इसका ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2, θ1 इक्वल टू θ2 और कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, बी सी डी। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। अब देखो मान लेते हैं M1 जो है M2 से बड़ा है। अब इसके चार्जेस क्या है, चार्जेस देखो, कोई एक चीज जब वेरिएबल होता है सारा चीज कांस्टेंट कर दो, इसका लेंथ भी यल हो जाएगा, चार्जेस भी सेम हो जाएंगे। सेम चार्जेस के अलग अलग मास वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। अब सोच के देखो, जितना चार्ज ये इस पे लगाएगा उतना ही चार्ज ये इस पे भी लगाएगा। चार्ज चार्ज कह रहा हूं मैं, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स जो M2 होगा ना, उतना ही फोर्स M1 पे लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होगा। एफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना एफ ई, वो क्या हो जाएगा, सेम होगा यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड हो गया सेम भैया, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन इसका जो मास होगा ना डिफरेंट हो गया। तो देखो, जिसका मास ज्यादा होगा उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, जिसका मास कम है उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो कम डिस्प्लेस होगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा। तो मास M1 का ज्यादा है तो θ1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मास जो M1 है कम डिस्प्लेस होगा ना, फिर कम धक्का दे पाएगा M2 इसको। ठीक है। तो θ1 लेस होगा θ2 से, यानी कि θ2 बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात थी। ठीक है। ठीक है। यहाँ से एक और चीज भी देख सकते हैं, उससे दूसरे वाले में हमने क्या किया था, याद है, टेन थीटा इक्वल टू लिखा था KQ² अपॉन x² mg, सब कुछ कांस्टेंट रख दोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास जाता उसका टेन थीटा कम, ये देखो, जिसका मास ज्यादा उसका टेन थीटा कम। अब देखो, थीटा बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ता है, थीटा घटने पर टेन थीटा घटता है। तो टेन थीटा और थीटा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेन थीटा मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास जिसका ज्यादा, टेन थीटा उतना है उसका कम, थीटा उसका उतना ही कम। ठीक है ना। इसलिए मास जिसका ज्यादा तो थीटा उसका कम। ठीक है ना। टेन थीटा कम या थीटा कम दोनों आप सेम ही चीज है। ठीक है। अब आगे चलता है, इसमें आगे जो है इस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस कम और थ्योरी ज्यादा है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस सिस्टम को हम एक फ्री स्पेस में ले जाते हैं, जहां पर ग्रेविटी जो है जीरो हो जाती है, जहां पर ग्रेविटी जीरो हो गई। ठीक है ना। अब जहां फ्री स्पेस में ले गए हम स्पेस में, अब ग्रेविटी हो गई जीरो। अब यहाँ देखो थीटा की वैल्यू, यहाँ जो टेन थीटा होगा ना, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, जो टेन थीटा होगा ना उसका ये वैल्यू था KQ² अपॉन x² mg, क्या हो जाएगा जीरो, जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। ये जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फानाइट होता है। टेन थीटा हो गया इन्फानाइट, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जब टेन थीटा की वैल्यू इन्फानाइट चली जाती है तो वैल्यू आ जाती है थीटा की 90। ठीक है, 90 आ गई। अब न्यूमेरिकली तो इतना आ गया, लेकिन कैसे होगा ये, जैसे मान लो हमने कहा था ऐसे था, सिस्टम ऐसे था, ऐसे था सिस्टम।
वो सिस्टम चेंज होके चला जाएगा ऐसे। ये 90 डिग्री हो जाएगा, तभी 90 डिग्री हो जाएगा। ये स्पेस वाला है जहां पर g इक्वल टू 0 है, यानी कि जो थीटा है वो 90 चला जाएगा। कहने का मतलब ये l, ये भी हो गया l, ये l था, ये l था, ठीक है। यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बन सकता है कि यदि इस सिस्टम को स्पेस में लेकर गए तो दोनों बॉल्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा। तो चीजें हो गई यहाँ पर देखो, सेपरेशन कितना हो गया बॉल्स के बीच, सेपरेशन बिटवीन बॉल्स 2l हो गया। अब टेन थीटा, एंगल कितना हो गया भैया इसमें, एंगल ओवरऑल एंगल्स कितने हो गए, एंगल कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, थीटा, थीटा तो 90 हो गया, लेकिन एक और थीटा होगा दोनों स्ट्रिंग के बीच में, जो थीटा होगा 180 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखूं इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा आपका F इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यदि टेंशन की बात करूं, टेंशन टेंशन उसमें क्या था, टेंशन ये था, आ गया भैया 6 पे पहुंच गए, आ गया 14 पे, टेंशन था ये। यहाँ एफ की जगह यदि पुट करो, जी तो हो गया हमारा 0, तो अंडर रूट यहाँ पे, हाँ टेंशन ये था अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, तो ये था अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, अंडर रूट में था। तो ये तो भैया यहाँ 0 हो गया था, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर यानी कि टी इजकल टू हो जाएगा एफ ई, टी इजकल टू हो जाएगा एफ ई कितना है, इतना है, तो ये टी भी हो जाएगा एफ ई के बराबर, तो हो गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टेंशन। तो देख रहे हो ना, इसमें एक बस पेंडुलम था और इस पेंडुलम में इतने सारे चीजें आ गए, इतनी सारी चीजें इसमें आ गई देखो यहाँ से। अब एक बार और इसको मैं बता देता हूँ, एक पेंडुलम है, दोनों सेम पेंडुलम है, मास दोनों का m है, बॉल्स का लेंथ l है, थीटा एंगल पर है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, x दूरी पर हो गए हैं। तो इसके जितने भी फोर्सेज हैं, किसी एक बॉल को उठा लिया, जितने भी फोर्सेज लग सकते हैं उसको लगाया, फिर उसके बाद से वहां से टेंशन निकाला, एंगल थीटा निकाला, एफ की वैल्यू निकाली, फिर मैंने देखा कि यदि इसके चार्जेस सेम हैं तब क्या थीटा पर प्रभाव पड़ता है, चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो गए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो एंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही चीज मैंने मासेस पर भी अप्लाई करके देखा, तो हमने उसको भी कर लिया। यदि इस सिस्टम को हम किसी फ्री स्पेस में ले जाते हैं, जैसे कि जहाँ ग्रेविटी ग्रेविटी की वैल्यू है यहाँ 0 हो जाती है, यहाँ कितनी होती है जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या सिचुएशन होगी, वहां पर टेंशन क्या होगा, वहां पे एफ ई क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वहां एंगल बिटवीन स्ट्रिंग क्या होंगे, सेपरेशन कितना होगा, थीटा कितना होगा, ठीक है, स्ट्रिंग के बीच में, या फिर वर्टिकल से एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, वर्टिकल से वर्टिकल हो गया, ठीक है।
एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, थोड़ा समझते हैं इसको, कि एक कंटेनर है यहाँ पे, ये कंटेनर एक लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड से भरा हुआ है। और इसमें क्या करते हैं कि एक सिस्टम को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे डीप कर रखा है, ठीक है ना, लिक्विड है इसीलिए यहाँ इसका ER होगा, डीप कर रखा है। अब एंगल इसके चेंज नहीं हो रहा है, ये थीटा पहले था यदि एयर में, तो ये यहाँ भी थीटा ही रहा है, ठीक है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, गिवन है जी, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। जो लिक्विड है उसका डेंसिटी दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो बॉल्स है इनका डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ER ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें कोई जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था जैसे सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में, ठीक है ना, और जेई में भी आ चुका है, ठीक है, दोनों में आ चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डीप किया है इसको, अब किसी एक बॉल को यहाँ भी पकड़ेंगे और सारे के सारे फोर्सेज यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो हर फर्म वाला फोर्स कौन सा होता है, नीचे mg तो हमेशा हमेशा लगने वाला है, ठीक है। और ये टेंशन है तो टेंशन भैया, टेंशन तो सबको लगता है, तो इसे भी लगेगा। अब क्या करेंगे, थीटा वर्टिकल से इसका कितना हो गया, ये भी थीटा ही रहेगा, मान लो थीटा थीटा डैश कर लेते हैं, थीटा डैश, चलो यहाँ थीटा डैश कर लेते हैं, यहाँ भी थीटा डैश कर लेते हैं, चलो। अब क्या हुआ, जब पानी में डुबाएंगे तो अप थ्रस्ट फोर्स तो लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है F, अप थ्रस्ट लग रहा है। अब ये T इधर है तो यहाँ पर लग जाएगा इधर T cos थीटा, अब इधर लग जाएगा T sin थीटा, थीटा डैश डैश खुल जा रहा है, और इधर लग जाएगा क्या Fe, लेकिन पानी में लग रहा है ना, तो पानी एक मीडियम है, तो बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भैया यदि कोई भी मीडियम में फोर्स जब लग रहा है तो एयर से किसी मीडियम में लग रहा है तो उसका जो फोर्स होगा ER टाइम एप्सिलॉन R टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई, देखो यहाँ पे कि mg F अप थ्रस्ट प्लस T cos थीटा डैश इक्वल टू mg, तो यहाँ हो जाएगा T cos थीटा डैश इक्वल टू mg माइनस F अप थ्रस्ट। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया, यहाँ पर देखो T sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा Fe अपॉन ER, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2/1 करेंगे ना, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा आपका टेन थीटा साइन थीटा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो टी से कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, उसको हम टेन थीटा लिख लेंगे, टेन थीटा डैश, थीटा भी जाएगा टेन थीटा डैश, तो क्या हो जाएगा Fe अपॉन ER इन ब्रैकेट mg माइनस F ऑफ थ्रस्ट, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, टेन थीटा डैश, अच्छा थीटा डैश की वैल्यू क्या होती थी एयर में, ये बताओ, एयर में थीटा डैश की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू होती थी, टेन थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg होती थी इन एयर, एयर में होती थी, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा डैश, ये गिवन है, थीटा डैश गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी, यानी कि Fe अपॉन mg इक्वल टू Fe अपॉन एप्सिलॉन R mg माइनस अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, Fe से Fe गया कट, mg इधर गया, एप्सिलॉन R इधर आया, तो एप्सिलॉन R पता करना है, एप्सिलॉन R इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन mg माइनस अब थ्रस्ट। अब mg को क्या करो, कॉमन ले लो, mg अपॉन mg,
हो जाएगा 1 माइनस ऑफ थ्रस्ट अपॉन mg। ठीक है, ये mg से mg कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया आपका ER इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ थ्रस्ट फोर्स अपॉन mg। आया कि नहीं आया? अब इसको क्या करेंगे ना, अब थ्रस्ट फोर्स और mg को इसको कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी इसलिए दिया हुआ है। अब यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करेंगे ना, ER की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी देखते हैं। ER इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ थ्रस्ट फोर्स अपॉन mg। ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, तो फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है, देखो ये फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी। ये भी एक फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक्स में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 अपॉन 1 माइनस हाँ चलो गया, ये फोर्स का जो फॉर्मूला आता है, फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, रो जो होता है मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम होता है मास इनटू जी हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 1 माइनस, देखो जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो वॉल्यूम होगा किसका, बॉल का, इनटू रो यानी कि जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी, इनटू जी, और फॉर्मूला है। अब यहाँ जो mg है वो किसका है, बॉल का है, तो जो वॉल्यूम होगा ना वो होगा बॉल का, जो डेंसिटी होगी 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 बॉल की, और जी तो होगा ही होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब तो सॉल्व हो गया पूरा, ये से ये कट गया, ये कट गया। अब आ गया इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल। अब डेंसिटी दिया हुआ है, उसको पुट करो, जैसे पुट करेंगे ना तो ER की वैल्यू आएगी 2 आएगी। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर लिक्विड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके वो दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो हो जाएगा 1/2 2 ER आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि ER तुम्हारा 1 से यदि कम आएगा ना, 1 से कम आएगा, 1 या 1 से कम आएगा, तो समझ लेना भाई दिक्कत है, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं ER इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम। एनी मीडियम के लिए ER 2 से बड़ा होता है। पूरे यदि ऑप्शन में ऐसा दे दिया हो, 3 ऑप्शन में दिया हो जो 1 से छोटा हो, और एक ही ऑप्शन में दिया हो जो 1 से बड़ा है, तो बड़े वाले को ही टिक लगा के आएंगे, यदि मीडियम की कोई बात, लिक्विड वगैरह जो भी है बात कर रहा है तो। ठीक है ना, ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम तो छोटा सा टॉपिक होता है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड बाय।